दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारत ने वहां ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज न सिर्फ न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक सुनाई दी, बल्कि अमेरिका के गलियारों तक में हलचल मच गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब अपने तेवर दिखाए तो यूएन की पूरी सभा कुछ पल के लिए जैसे खामोश हो गई। भारत ने साफ शब्दों में कहा, अब हमें कोई यह न बताए कि हमें कैसे चलना है। दरअसल कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत को अब तक एक ओपन फील्ड समझती रहीं, जहां वे अपने एजेंडे चलाती, अपनी नीतियां थोपती, लेकिन इस बार भारत ने उनकी हर कोशिश पर ब्रेक लगा दिया। यूएन को दो टूक शब्दों में समझाया गया कि भारत किसी की कठपुतली नहीं है। और तभी दूसरी ओर अमेरिका के अंदर से भी एक बड़ा धमाका हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें साफ कहा गया कि भारत से टकराने की गलती मत करना, क्योंकि अब भारत 90 के दशक वाला देश नहीं रहा। अब सवाल यह है, आखिर किसने लिखी ये चिट्ठी? क्यों जयशंकर का बयान रूस की उस मांग से जुड़ गया जिसे भारत ने ठुकरा दिया? और कैसे इस एक घटना ने भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया? आगे हम पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, क्यों ये पल भारत की विदेश नीति के इतिहास में टर्निंग पॉइंट बन गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्त, अगर आप इस पूरे विवाद की जड़ में झांकें तो आपको एक ऐसा कार्ड दिखेगा जिसे कहा गया रिफ्यूजी कार्ड, या कहिए शरणार्थी पहचान पत्र। अब सुनिए असली खेल। यूएन की एक एजेंसी ने हाल ही में ऐलान किया कि भारत में रह रहे विदेशी लोगों जो अपने देश छोड़कर यहां आ बसे हैं, उन्हें ये रिफ्यूजी कार्ड दिया जाएगा। मतलब साफ है, अगर ये कार्ड मिल गया तो चाहे वो लोग भारत के नागरिक हों या नहीं, उन्हें यहां रहने का कानूनी हक मिल जाएगा। अब सवाल उठता है, ये रिफ्यूजी कार्ड आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा पहचान पत्र है जो यूएन उन लोगों को देता है जो अपने देश में किसी डर, हिंसा या उत्पीड़न की वजह से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं। सुनने में बात शायद इंसानियत से जुड़ी लगे, लेकिन भारत के लिए यही कार्ड एक नई मुश्किल बन सकता है, क्योंकि अगर इस नियम को यूं ही लागू कर दिया गया तो लाखों अवैध प्रवासी भारत में कानूनी शरणार्थी बन जाएंगे और फिर उन्हें निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, अब जरा समझिए असली मुद्दा क्या है। यूएन का कहना है कि इस कार्ड का मकसद सिर्फ एक है, दुनिया को यह बताना कि जिस इंसान के पास ये कार्ड है उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं मदद का हकदार है। यूएन के एक अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि जिनके पास ये कार्ड है उन्हें मानवीय आधार पर हर देश में शरण मिलनी ही चाहिए, चाहे वो शरण भारत में मांगे या किसी और मुल्क में। लेकिन बस यहीं से भारत को आपत्ति शुरू हो गई। भारत ने साफ शब्दों में कहा, दूसरों की मदद करना हमारी संस्कृति में है, जरूरतमंद को छत और काम देना इंसानियत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत के सिर पर डाल दी जाए। भारत ने कहा, हम पहले ही लाखों शरणार्थियों का बोझ उठा रहे हैं, अब और कितना? क्योंकि हकीकत ये है कि हर नया शरणार्थी सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौती लेकर आता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक देश जो पहले ही 146 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करने में लगा है, वो और कितनों का बोझ उठाएगा? भारत ने तो हमेशा दुनिया की मदद की है, लेकिन अब हदें पार हो रही हैं। आज लेह लद्दाख के पहाड़ों में करीब 72,000 तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं। तमिलनाडु के कैंपों में लगभग 90,000 श्रीलंकाई परिवार सालों से बस चुके हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हजारों अफगान नागरिक शरण लिए हुए हैं। और रोहिंग्या, उनकी गिनती तो किसी के पास पक्की ही नहीं है। अब जरा ये समझो, जब हमारा खुद का देश अपने युवाओं के लिए रोजगार, घर और शिक्षा जुटाने में लगा है, तो यूएन को क्या हक बनता है कि वो अपने कार्ड बांट कर हर शरणार्थी को भारत भेज दे? इसी बात पर जयशंकर ने यूएन को सीधा जवाब दिया, भारत दया का प्रतीक है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं। हम मदद करेंगे, पर अपने लोगों के हक छीन कर नहीं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, मामला इतना बड़ा हो गया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कूद पड़ा। और जो बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही, वो शायद यूएन के कानों में अब तक गूंज रही होगी। उन्होंने साफ कहा, यूएन को यह याद रखना चाहिए कि भारत ने न तो 1951 की शरणार्थी संधि पर साइन किया है और न ही 1967 के उसके प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। यानी कि सीधी भाषा में, भारत यूएन के किसी भी रिफ्यूजी कार्ड को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे वो कार्ड कोई भी लेकर आए, भारत में उसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। और यहीं से शुरू होती है भारत की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ कहा, हमारे देश की आबादी पहले ही 146 करोड़ पार कर चुकी है। हमारे संसाधन सीमित हैं। हम पहले अपने लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, उसके बाद ही किसी और की बात सोचेंगे। यानी अब भारत का संदेश एकदम साफ है, दुनिया का बोझ भारत नहीं उठाएगा। अब बस वही होगा जो देश के हित में होगा। कमाल की बात सुनिए दोस्तों, जो देश खुद अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वही आज भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ तक कि चीन तक, तीनों ही देशों की पॉलिसी देखिए।
चीन तो शरणार्थियों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और फिर दुनिया से कहता है, भारत तू इन्हें संभाल ले। मतलब सारी इंसानियत का ठेका क्या सिर्फ भारत ने लिया है क्या? अब जरा असली धमाका सुनिए, वो खबर जिसने व्हाइट हाउस के अंदर हड़कंप मचा दिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही 19 सांसदों ने ऐसा खत लिखा है जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों की नींव हिला दी है। इन सांसदों ने ट्रंप को दो टूक कहा, भारत से पंगा लेना अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब सोचिए, जब किसी देश के अपने ही नेता उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब साफ है कुछ बड़ा उबल रहा है अंदर से। दरअसल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिनसे भारत और अमेरिका की दोस्ती में दरारें दिखने लगीं। वो जो कभी सबसे भरोसेमंद साझेदारी कही जाती थी अब ठंडी पड़ चुकी है और इसी ठंडे रिश्ते की गर्मी अब अमेरिका के कई बड़े सांसदों के सिर चढ़कर बोल रही है। एक साथ 19 सेनेटर और कांग्रेसमैन खुलकर ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। इतना बड़ा झटका पहले कभी नहीं देखा गया था। अब सुनिए असली गेम। वो 19 सांसद जिन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिख डाली और इस चिट्ठी में जो लिखा है उसे सुनकर खुद व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया। इन सांसदों ने ट्रंप से साफ कहा, भारत से रिश्ते बिगाड़ना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि भारत कोई आम देश नहीं है, बल्कि वो अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक पार्टनर है। एक ऐसा दोस्त जिसके बिना आज की दुनिया में अमेरिका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस चिट्ठी में जो सबसे बड़ी चेतावनी दी गई, वो सुनकर ट्रंप भी कुछ पल के लिए खामोश रह गए। सांसदों ने कहा, अगर अमेरिका ने भारत से अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो इसका सीधा फायदा उठाएंगे रूस और चीन, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की साझेदारी इन दोनों देशों से और गहरी हो जाएगी। यानी ट्रंप का भारत से पंगा लेना दरअसल अपने ही दुश्मनों को ताकत देने जैसा है। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप अपने ही सांसदों की इस चेतावनी को मानेंगे या फिर वो वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, पहले आग लगाना और फिर खुद तमाशा देखना। इसके अलावा दोस्तों, रूस से जो खबर निकल कर आई है उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसने पुरानी दुश्मनियों को धुंधला कर दिया और पुराने दोस्तों के बीच नई दीवारें खड़ी कर दी। अब जरा सोचिए, एक ही टेबल पर बैठे थे भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि। मंच वही था, लेकिन हर देश के इरादे बिल्कुल अलग। मुद्दा था अफगानिस्तान का भविष्य, लेकिन इसके पीछे छिपा एजेंडा कहीं ज्यादा गहरा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सभी देश लौटने को थे, तभी हुआ वो पल जिसने सबका ध्यान खींच लिया। भारत ने भी उस संयुक्त बयान पर अपनी मुहर लगा दी। अब ये तो सुनने में एक औपचारिक बात लगती है, लेकिन असल में ये था भारत का ऐसा कदम जिसने अमेरिका की पेशानी पर पसीने ला दिए, क्योंकि उस बयान में साफ लिखा गया कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखना अब इन सभी देशों की साझा प्राथमिकता है। यानी एक तरह से भारत ने खुलकर कहा, हम अब अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे अमेरिका को पसंद आए या नहीं। दोस्तों, अब असली खेल वही शुरू हुआ जहां रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान एक ही कमरे में बैठे। मीटिंग की शुरुआत भी इतनी साधारण नहीं थी। हर देश अपने अपने एजेंडे के साथ आया, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई तो बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की भविष्य की सुरक्षा पर थी। सवाल था, क्या किसी भी बाहरी देश की सैन्य गतिविधि सीधे अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है? हर देश ने खुलकर माना, बिना समन्वय के कोई भी कदम यहां अस्थिरता पैदा कर सकता है। फिर हुआ वो पल जिसने सबका ध्यान खींचा। सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में साफ लिखा गया कि अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी बाहरी देश का सैन्य बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सबसे अहम बात, इस बयान पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने समर्थन दे दिया। यानी अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामरिक संदेश भी साफ था। ये क्षेत्र अब बिना समन्वय के किसी की बपौती नहीं बनने देगा। और यही वह मोड़ है जहां पूरी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए सब एक ही पन्ने पर हैं। इसके दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी रूस से आई है और इसे सुनकर आपको लगेगा कि भारत ने सच में हिम्मत का फैसला लिया है। दरअसल रूस ने भारत से एक ऐसी मांग रख दी थी जो किसी भी आम हालात में पूरी हो सकती थी, लेकिन देश के भविष्य को देखते हुए भारत ने साफ मना कर दिया। हाँ, यह सही है, रूस शायद थोड़ी नाराज हो, लेकिन यह फैसला भारत के लिए जरूरी था। सोचिए, अगर भारत उस समय झुक जाता तो फायदा हमारे पड़ोसी चीन को मिलता, पैसा भारत का, मुनाफा चीन का। ऐसे सौदे पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने दो टूक कहा नहीं। दरअसल पूरा खेल फंसा है दो करेंसी के बीच, भारत का रुपया और चीन का युवान। रूस चाहता था कि भारत तेल के बदले अब यूएस डॉलर या यूएई दरहम की बजाय सीधे चीन के युवान में पेमेंट करे। याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों की झड़ी लग गई थी।
उसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ऐसे में भारत के लिए डॉलर में पेमेंट करना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस जटिल स्थिति को हल करने के लिए दोनों देशों ने क्रिएटिव रास्ता निकाला। अब भारत और रूस ने मिलकर व्यापार करना शुरू किया, यूएई के दरहम और चीन के युआन में। इससे न सिर्फ व्यापार चलता रहा, बल्कि भारत ने देश का फायदा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर लिया। दोस्तों, ये जो कदम भारत ने रूस के सामने उठाया, वह शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो था, लेकिन इसके पीछे रणनीति लंबे समय की सोच छिपी हुई थी। सोचिए, भारत ने साफ कहा, तीसरे देश की करेंसी में क्यों भुगतान करें, इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारी नहीं। सच तो ये है कि कच्चे तेल के पेमेंट ने पूरा खेल रोका हुआ था, लेकिन भारत के पास पहले से ही तैयार रास्ता था। मसाले हों, कपड़े हों, ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर या अनाज, सब कुछ रुपए और रूबल में ट्रांसफर हो रहा है। आरबीआई ने रूस के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोले हैं। भारत का तर्क साफ है, अगर हम आज पीछे हट गए तो रुपया कभी ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाएगा। याद कीजिए, अमेरिका और चीन की करेंसी भी एक समय पर नई ही थी। उन्होंने भी जोखिम उठाया, अपनी मुद्रा को मार्केट में उतारा और तभी जाकर आज उनका प्रभाव विश्व स्तर पर है। भारत ने रूस को साफ कह दिया, अब अमेरिका या चीन की करेंसी में कमीशन देना बंद। अब वक्त है अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी करेंसी को मजबूत बनाने का। हो सकता है शुरुआती समय में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब दुनिया के देश रुपए में लेन देन करने लगेंगे, तभी यह भारतीय मुद्रा एक ग्लोबल करेंसी बनेगी। दोस्तों, अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय है। दोस्तों, बात साफ है, भारत चाहता है कि तेल का भुगतान हमारी अपनी करेंसी में हो, न कि चीन के युआन में। रूस को भी भारत ने साफ कह दिया, अब अमेरिका या चीन की करेंसी में कमीशन देना बंद। यानी भाई, हम कब तक दूसरों के सिस्टम में फंसे रहेंगे और उनका फायदा बढ़ाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का, अपनी मुद्रा को ग्लोबल बनाने का। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम सही है या जोखिम भरा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें, हम पढ़ना जरूर चाहेंगे। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।